हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल अवर ड्रीम। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि हरियाणा में जो वैकेंसी है वो आ चुकी है पीआरटी की, तो उसी की हम ये तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हम 7th की करेंगे। धीरे धीरे 8th 9th 10th 11th 12th सारी एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपने जो सिलेबस में देखा होगा उसमें जो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमारा सेकेंडरी क्लास तक है, मतलब +2 तक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारा ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करेंगे। जो भी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो प्लीज़ एक बार अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। धीरे धीरे लेकिन समझ कर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हरियाणा जेबीटी का होगा उसमें आपके साथ साथ मैं भी एग्ज़ाम दूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैंने कई बार एग्ज़ाम दिए हुए हैं और क्वालिफाई भी किए हैं, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी जॉब नहीं ले पाई। तो लेकिन इस बार मैं अपना एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी और अच्छे से तैयारी करूँगी। मैं जिस भी चैप्टर की तैयारी कर रही हूँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैंने ये 7th क्लास के नोट्स बनाए हैं और साथ के साथ ही मैं आपको भी बता रही हूँ और अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ। देखिए, आपके फ्रेंड सर्कल में देख लिए या फिर आपका कोई रिलेटिव भी है ना, अगर वो आपके ही जैसी तैयारी कर रहा है तो वो कभी भी अपनी वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करता जिसकी तैयारी वो कर रहा है। लेकिन मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ दे भी रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ तैयारी में लगे रहिए। चलिए हम अपने चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, प्राणियों में पोषण। तो फर्स्ट इसका है पाचन। पाचन किसे कहते हैं? देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है, और इस क्रम को पाचन कहते हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी। देखिए, मरमर पक्षी को हिंदी में हमिंग बर्ड बोलते हैं। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी पौधों का मकरंद चूसते हैं। देखिए, स्टारफिश, ये केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खा जाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। स्टारफिश इम्पोर्टेंट था ये। अब है ये मानव में पाचन। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, चंडीगढ़ जेबीटी एग्ज़ाम में, केवीएस में और डीएसएसबी में इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मैंने इस तरीके से कराया आपको कि एक बार करने के बाद आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो मानव में पाचन, देखिए, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मुख से हम भोजन खाते हैं, इसे पचाते हैं और फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक सतह नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। ये मैंने साथ के साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी लिखी हुई है, इसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो हिंदी समझ में नहीं में। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है मुख गुहिका, बकल कैविटी। ग्रास नली या ग्रशिका, इसे फूड पाइप या ओस्फोगस बोलते हैं। अमाशय, स्टमक। श्रद्धांश, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। वृद्धांत, बड़ी आंत। मलद्वार या अथवा गुदा। ये सभी भाग मिलकर पाचन नली बनाते हैं। फर्स्ट है मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतग्रहण कहलाती है। हमारे मुख में लाला ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि होती है? लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस स्रावित करती है। लाला रस का काम क्या है? लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ भोजन में लार को मिलाने का काम करती है। जो जीभ का क्या काम है? वो भोजन में लार को मिलाती है। सेकेंड पॉइंट है इसका ग्रास या ग्रशिका या फूड पाइप। निगला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है। ग्रशिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। भोजन नीचे की ओर कैसे सरकता है? जब हमारी जो भित्ति है वो संकुचित होती है और फैलती है, तो भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। थर्ड पॉइंट है अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जी की आकृति का
होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। क्या है अमाशय? जी की आकृति का होता है और सबसे चौड़ा भाग आहार नाल का क्या है? अमाशय। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तो दूसरी ओर श्लेष्मांश में खुलता है। अमाशय द्वारा स्त्रावित होने वाले अम्ल। देखिए अमाशय से कौन कौन से स्त्रावित होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे मिस करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फर्स्ट है श्लेष्मल म्यूकस। यह अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये इस तरीके से पूछा जाता है कि अमाशय के आंतरिक स्तर को जो सुरक्षा है वो कौन प्रदान करता है, तो ये म्यूकस श्लेष्मल। सेकेंड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ होता है? अमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले अनेक जीवाणु को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि पाचक रसों को क्रिया करने में आसानी हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? भोजन के साथ आने वाले अनेक जीवाणु को नष्ट करके भोजन क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है ताकि जो पाचक रस उस पर भोजन पे आसानी से क्रिया कर सकें। उसके बाद है हमारा पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक रस किसे विघटित करता है? प्रोटीन को। किसमें? सरल पदार्थों में। फोर्थ पॉइंट हमारा क्षुद्रांश मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्षुद्रांश लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली है। क्षुद्रांश की भित्ति भी कुछ रस स्रावित करती है। देखिए क्षुद्रांश की भित्ति है वो क्या स्रावित करती है? रस स्रावित करती है। और जबकि क्षुद्रांश से जो जुड़ने वाली ग्रंथियां उनके कार्य ये दिखा रखा है। तो क्षुद्रांश से कौन कौन जुड़ा होता है? एक तो यकृत और दूसरा सेकंड पॉइंट में ये देखिए यकृत। यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। क्या है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि जो कि पेट के ऊपरी भाग में दाहिने तरफ अवस्थित होती है। यकृत का क्या है? लाल भूरे रंग की ग्रंथि है और कहाँ पे रहती है? पेट के राइट साइड में रहती है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, कौन सी है? तो यह है लीवर, यकृत। यह पित्तरस। तो लीवर क्या छोड़ता है? कौन सा रस स्राव करता है? पित्तरस छोड़ता है जो कि एक थैली में इकट्ठा होता है जिसे पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। यकृत कौन सा रस छोड़ता है? पित्तरस छोड़ता है जो कि गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। उसके बाद है पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए वसा के पाचन में कौन भूमिका निभाता है? पित्तरस। द बाइल प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। उसके बाद है अग्नाशय। लीवर और अग्नाशय दो हैं जो किससे जुड़े होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस पैनक्रेटिक जूस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पर क्रिया कर इसे सरल रूप में बदल देता है। अग्नाशय से निकलने वाला कौन सा? अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया कर क्या करता है? सरल रूप में बदल देता है। अब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांश के निचले भाग में पहुंचता है जहाँ आंतरस पाचक क्रिया को पूर्ण कर कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया को पूर्ण कर कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलते हैं? ग्लूकोज में। वसा को वसामल और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन को एमिनोमल में बदल देता है। कौन बदलता है? पाचक रस। ये आंतरस है ये बदलता है। अब है क्षुद्रांश में अवशोषण। उसके बाद जब वो चेंज हो जाता है तो उसका अवशोषण होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो खून की हमारी नलियाँ होती हैं उनमें चला जाता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान संरचना होती है। इसे दीर्घरोम या रंध्रांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है जहाँ से भोजन शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है जहाँ भोजन का प्रयोग जटिल पदार्थों को बनाने में होता है। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण या एसिमिलाइजेशन कहते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता पाता वह वृद्धांत में चला जाता है। देखिए वृद्धांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। वृद्धांत क्षुद्रांश से छोटी और चौड़ी होती है। वृद्धांत क्षुद्रांश से छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य जल और लवण कुछ लवणों का अवशोषण कर बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में बाहर आता है। इसे निष्कासन कहते हैं।
इसे निष्कासन कहते हैं। इसके बाद है आमाशय के कार्य करने की प्रणाली की खोज। आमाशय की कार्य करने की प्रणाली की खोज 1822 ईस्वी में विलियम ब्लूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने एलिकेसे सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने से घायल मरीज के इलाज के समय की थी। इसके बाद हमारा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। बहुत से जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि पहले घास को जल्दी खाकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता था तथा ऐसे जानवर को रूमिनेंट या रूमंती कहते हैं। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बांटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। बाद में ये जंतु भोजन को पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और इन्हें चबाते हैं। देखिए जो भी ये गाय भैंस होते हैं, जो भी जुगाल करने वाले जो जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले भोजन को एक साथ खा लेते हैं और पेट में अपने आमाशय के एक भाग में जमा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे बाद में पिंडकों के रूप में उसे मुंह में लाते हैं और चबाते रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा पशु अपना मुंह चलाते रहते हैं, जब बैठे होते हैं मुंह चलाते रहते हैं, उनको मुंह में से झाग टाइप में आता रहता है, तो उसे जुगाल करना कहते हैं। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। घास में क्या होती है, सेलुलोज होती है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी भी रोमंती पशु में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। देखिए हम क्यों नहीं कर सकते, हम घास क्यों नहीं खा सकते, मनुष्य क्यों नहीं खा सकता घास, क्योंकि घास में क्या होता है, सेलुलोज होती है और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। जबकि बहुत से जंतु और मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश, गाय आदि में शुद्रांश एवं वृद्धांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, इसे अंधनाल कहते हैं। मनुष्य में अंधनाल नहीं होती, इसलिए ये घास का पाचन नहीं कर सकते। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोश के जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्रक तथा कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति में स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रबंध निकालता है जिसे पादप सूडोपोडिया कहते हैं। ये पादप अमीबा को गति करने और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। जब सूक्ष्म जीव अमीबा के निकट आते हैं तो वह अपने पादप को फैलाकर उन्हें निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाता है। खाद्यदानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। तो अमीबा में पाचक रस कहाँ स्रावित होता है, उनकी खाद्यदानी में। यह रस खाद्य पदार्थ पर क्रिया कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जो कि अमीबा को वृद्धि एवं गुणन में सहायक है। बिना पचा हुआ भोजन खाद्यदानी से बाहर निकल जाता है। तो इधर आपका 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको करा दिए। इससे अलग आपको NCERT खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये नोट्स पढ़िए, समझिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ आपके साथ, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी एग्ज़ाम देना है और सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो, पॉइंट अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे चैप्टर लेके आती रहूँ। देखिए करने के लिए तो मैं खुद भी कर सकती हूँ बिना आपको बताए, लेकिन मैं वो नहीं कर रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ आप भी वो तैयारी करें अच्छे से, हम मिलकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। ये पास होना या फिर जॉब प्राप्त करना ये तो हमारे लक की बात है। जितनी हम मेहनत करेंगे उसी हिसाब से हम कामयाब होंगे। तो मैं आपके लिए इतना अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, इसलिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी लगी हो या फिर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगी। थैंक यू।